बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू ऑल स्टूडेंट्स। अब हम चैप्टर नंबर 7 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जहाँ से स्टार्ट होती है उसका सेकंड लेक्चर लेने जा रहे हैं। आपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे डिफ़ाइन किया गया, फिर वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में, उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में आपने पढ़ा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के बेसिक सोर्सेज की तरफ, कि वो कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल करते हैं और उससे फिर नए प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो सेकंड लेक्चर जो है वो है सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, चैप्टर नंबर 7 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बेटा ये बात हम पहले भी कर चुके हैं कि बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड के सोर्सेज तो एनिमल और प्लांट्स ही हैं। लेकिन इनके अलावा कौन से सोर्सेज हैं जिनसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल किए जाते हैं? वो है जी फॉसल फ्यूल्स। यस, फॉसल फ्यूल्स। फॉसल फ्यूल्स के अंदर आप जानते हैं सॉलिड स्टेट में अगर लें तो कोल आ जाता है, आप गैसियस स्टेट में लें तो नेचुरल गैस आ जाती है, और अगर आप लिक्विड स्टेट के अंदर लें तो पेट्रोलियम आ जाते हैं। फॉसल फ्यूल के बारे में कहा जाता है कि ये जो ऑर्गेनिक मैटर है, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनके डिके होने से, उनकी रिमेन्स के डिके होने से मिलियंस ऑफ ईयर्स के अंदर बने हैं। ये बात करते हैं पहले हम कोल की। तो कोल के बारे में साइंटिस्ट का ख्याल है कि जो ट्रीज थी और प्लांट्स थे, their remains were buried under the earth crust। प्लांट्स और एनिमल जो थे वो अर्थ क्रस्ट पे दब गए और उसके ऊपर ज़मीन की तहें आती गईं, जिसकी वजह से ज़मीन की तह आने की वजह से प्रेशर बढ़ता गया और अंदर टेम्परेचर बढ़ता गया, जिससे हमें कोल मिल गया। इनफैक्ट ट्रीज और प्लांट्स जो थे, जब वो अर्थ क्रस्ट में पहले दबे, अब ये दबे कैसे, क्वेश्चन रेज होता है ना। देखें, एनिमल और प्लांट्स हैं, ज़मीन के अंदर बहुत सारी तब्दीलियां हुई हैं। ज़मीन नीचे से ऊपर मटेरियल आया, जिसकी वजह से वो दरख्त जो थे या पौधे जो थे, वो जंगल के जंगल थे, वो दब गए। तो बैक्टीरियल और केमिकल एक्शन से वुड जो थी वो पीट में तब्दील हो गई, वुड कन्वर्टेड इनटू पीट। देन उसके ऊपर मजीद जमीन की तहें आती गई, लेयर्स ऑफ अर्थ। तो पीट गोट कन्वर्टेड इनटू लिग्नाइट एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। देखें, कोई चीज जितनी ज्यादा दबती जाती है तो उसके ऊपर टेम्परेचर भी उसके अंदर बढ़ता जाता है और उसके ऊपर प्रेशर तो बढ़ ही रहा है। इसी तरह लिग्नाइट वो मजीद हाई प्रेशर पे और हाई टेम्परेचर पर कन्वर्टेड इनटू बिटुमिनस कॉइल, बिटुमिनस कॉइल में तब्दील हो गई। और देन फाइनली बिटुमिनस कॉइल एट हाई प्रेशर गेट कन्वर्टेड इनटू एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट बन गया। तो ये मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म है कोल की जो हमारे पास आया, और ये सबसे इम्प्योर फॉर्म है कोल की जो हमारे पास अवेलेबल है। तो पीट लिग्नाइट में, लिग्नाइट बिटुमिनस कॉइल में, और वो एंथ्रासाइट में तब्दील हो गया। बेटा याद रख लीजिए, इसमें कार्बन के कंटेंट कम होते हैं, इसमें कार्बन के कंटेंट ज्यादा होते हैं, इसमें उससे ज्यादा होते हैं, इसमें सबसे ज्यादा कार्बन के कंटेंट होते हैं। इसमें ऑलमोस्ट 60% कार्बन होता है, इसमें 70%, इसमें 80% और इसमें 90% तक। तो यू कैन से दैट द एंथ्रासाइट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द कोल, राइट। अच्छा, इस तरह से तो वुड कन्वर्ट हुई मेन कोल के अंदर। अब हम कोल को यूज किस लिए करते हैं? अगर पाकिस्तान की बात की जाए, बेटा पाकिस्तान में मोस्टली कोल जो है, ऑलमोस्ट 80% ऑफ द कोल वो ब्रिक्स बेकिंग में यूज करते हैं।
ईंटें पकाने के लिए भट्टों के अंदर, और हम घरों में भी इस्तेमाल करते हैं डोमेस्टिक पर्पसेस पे। इसके अलावा अब पाकिस्तान के अंदर बहुत से पावर प्लांट बने हैं, जैसे साहिवाल के करीब जो पावर प्लांट बना है, तो वहां पर कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, राइट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं कि सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब क्वेश्चन रेज होता है कि हमें कोल से ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे मिलेंगे। बेटा एक प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है कोल से ऑर्गेनिक कंपाउंड हासिल करने के लिए। उस प्रोसेस को आप कहते हो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, इसको कार्बोनाइजेशन भी बोल देते हैं। इसमें क्या होता है, हम कोल को हीट करते हैं एट अ हाई टेम्परेचर ऑलमोस्ट 500 टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो कोल गेट कन्वर्टेड इनटू डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल। तो ये तीन चीजें हमें मिलेंगी बेटा, कोल तब्दील हो जाएगा कोक में, कोल गैस में, कोल तार में। मैं डिफाइन करता हूं अगेन, व्हेन कोल इज हीटेड at high temperature almost 500 to 1000 degree centigrade in the absence of air, it is converted into coke and coal gas and coal tar। अब क्वेश्चन कि ये है क्या। कोक तो कार्बन की फॉर्म है, कार्बन रेजिड्यू आप कह सकते हैं, कार्बन रेजिड्यू। जबकि बेटा कोल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन और अमोनिया वगैरह शामिल है। जबकि कोल तार क्या है, कोल तार इज अ मिक्सचर ऑफ 150 टू 200 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो कोल तार इज द बेसिक सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल। कोल तार के अंदर 150 से 200 तक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे बेटा। उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बेस पे, उनके बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट करेंगे, जिससे अब ये जो आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलेंगे, आपको इसमें से मीथेन मिलेगी, आपको इथीन मिलेगी, आपको ब्यूटेन मिलेगी, आपको ब्यूटीन मिलेगी, आपको बेंजीन मिलेगी, आपको टॉल्वीन मिलेगी, जाइलिन मिलेगी, फिनोल मिलेगी। ये जो कंपाउंड आपको कोल तार के अंदर से मिलेंगे, फिर इनको यूज करके अदर कंपाउंड्स तैयार किए जा सकते हैं। तो कोल बेसिक सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसे हो गया, जिस ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन से जो हमें कोल तार मिली है उससे आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड सेपरेट किए हैं। अंडरस्टैंड। तो इस तरह से कोल इज इंपॉर्टेंट सोर्स। द सेकंड वन सोर्स दैट इज नेचुरल गैस। बेटा नेचुरल गैस जो है लो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन्स, आप ये गैसेस फॉर्म में है, तो गैसेस फॉर्म में है तो हम इसे कह सकते हैं लो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन्स। इसके अंदर मोस्टली ऑलमोस्ट 85% नेचुरल गैस का मीथेन होती है। 85% मीथेन के अलावा बाकी 15% में बेटा इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन आ जाते हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, सल्फर के कंपाउंड्स की थोड़ी बहुत मिकदार भी मौजूद होती है नेचुरल गैस के अंदर, राइट। आप इसको बेसिकली इससे ये मीथेन हासिल करते हैं। मीथेन को आगे जो है आप डोमेस्टिक पर्पसेस पे पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। मीथेन को पाकिस्तान में तो इस नेचुरल गैस जो है बेसिक सोर्स है। एंड डोमेस्टिक पर्पसेस पे आप इसको खाना बनाने में यूज़ करते हैं, आप इसको व्हीकल्स के अंदर भी यूज़ करते हैं। तो नेचुरल गैस हमें लो बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन्स के कंपाउंड जो हैं वो मिलते हैं इससे, राइट। थर्ड सोर्स इज पेट्रोलियम।
पेट्रोलियम क्या है? आपने वर्ड मिनरल ऑयल सुना होगा, मादनी तेल, 8th बुक्स में 7th की बुक्स में लिखा होगा। तो बेटा वो जो मादनी तेल है ना, वो ज़मीन से निकाला जाता है। और ये बना कैसे है? ये भी ऐसे ही है कि रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, एनिमल्स, प्लांट्स, उनके दब जाने की वजह से वो कन्वर्ट हो गए पेट्रोलियम के अंदर, लिक्विड फ्रैक्शन के अंदर। साइंटिस्ट कहते हैं कि स्लो केमिकल एंड बायो केमिकल डीकम्पोजिशन हुई ऑर्गेनिक मैटर की इन सेडिमेंट्री रॉक्स की टाइप्स है ना, उनमें एक सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स की तह में दब गया ऑर्गेनिक मैटर, एनिमल, प्लांट्स, तो वो गेट कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम। तो इनफैक्ट जो हम चीज निकालते हैं जमीन से वो पेट्रोलियम नहीं होता, उसको तब हम मिनरल ऑयल कहते हैं, मादनी तेल। बेटा ये ब्लैकिश कलर का होता है, आप इसे रॉक ऑयल भी कहते हैं। क्रूड ऑयल भी कहते हैं इसको, क्योंकि इसके अंदर इम्प्योरिटीज मौजूद होती हैं। जब भी हम ज़मीन से निकालेंगे इसमें बेटा सैंड भी होगी, इसमें सॉयल भी होगी, इसमें कुछ मिनरल्स भी पाए जाएंगे, तो ये क्रूड फॉर्म होगी। हम इसको फिर रिफाइन करेंगे रिफाइनरीज के अंदर। मिनरल ऑयल इज रिफाइंड इन रिफाइनरीज टू गेट पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम जो हमें मिलता है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर है। बेसिकली ये अल्केन्स का मिक्सचर आप कह सकते हैं, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। जो अल्केन है ना, इसमें कार्बन जो है वो सारे सिंगल बॉन्ड बनाती है। और इसको अगर मैं लिखूं, मैंने आपको पहले बताया भी था, इसको लिखा जा सकता है CnH2n+2। यानी अल्केन के अंदर जितने कार्बन होते हैं हाइड्रोजन उसके डबल से 2 ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमें पेट्रोलियम जो मिलता है वो अल्केन्स के कंपाउंड्स का मिक्सचर है। पेट्रोलियम के इन कंपाउंड्स को हम बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे डिफरेंट फ्रैक्शंस में सेपरेट करते हैं। वो फ्रैक्शंस मैंने यहाँ पे लिखी हैं, हर फ्रैक्शन को उसके खास बॉइलिंग पॉइंट रेंज में अलहदा कर लिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट रेंज, याद रख लीजिएगा। और इस प्रोसेस को आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। ये देखें, आपके पास ये एक वेसल है, इसके अंदर पेट्रोलियम है। अब पेट्रोलियम में एक कंपाउंड तो नहीं, इसमें 10 और 20 कंपाउंड्स मौजूद हैं। उनको हम हीट करेंगे, हर फ्रैक्शन अपने बॉइलिंग पॉइंट की बेस पे वेपर बना के अलहदा हो जाएगी, उन वेपर्स को कंडेंस कर लिया जाएगा। राइट, तो जो फ्रैक्शंस मिलती हैं वो फ्रैक्शंस ये हैं बेटा। नेचुरल गैस ये वही है जो हम पढ़ चुके हैं, पेट्रोलियम ईथर, लिग्राइन, इसे लाइट नेफ्था बोलते हैं, गैसोलीन, ये पेट्रोल है। ये वो पेट्रोल है जो आप गाड़ियों में डालते हैं, ये वो पेट्रोल है जो आप मोटरसाइकिलों के अंदर डालते हैं। कैरोसिन, कैरोसिन ऑयल भी कह देते हैं इसको, गैस ऑयल, डीजल ऑयल भी कहते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल आपको मिलता है, पैराफिन्स मिलते हैं और एस्फाल्ट मिलता है। अब देखते हैं नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में आपको बताया है पहले कि इसमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये फ्रैक्शंस मौजूद होती हैं। मीथेन ज़्यादा कंसंट्रेशन में ऑलमोस्ट 80 to 85% होती है, बाकी जो इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन है वो कम होते हैं, लेकिन इसकी कंपोजिशन यही है। इसके बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो बॉइलिंग पॉइंट लेस देन 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 20 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है गैसियस स्टेट में जो है। अच्छा जी, इसमें आपने ये भी याद रखना है कि इनको यूज़ कैसे किया जाएगा जी। इसको तो आप फ्यूल के तौर पर यूज़ करते हैं, डोमेस्टिक फ्यूल है, गाड़ियों के फ्यूल के तौर पर भी यूज़ किया जा सकता है। देन है पेट्रोलियम ईथर। पेट्रोलियम ईथर के अंदर कार्बन 5 और कार्बन 6 वाला कंपाउंड पाया जाता है, मतलब कार्बन 5 वाला पेंटेन और कार्बन 6 वाला हेक्सेन। C5, 5 का डबल किया 10, 10 में 2 ऐड किया 12, ठीक है। C6, 6 का डबल किया 12, 12 में 2 ऐड किया 14, तो 14 हाइड्रोजन। इसको बेटा बॉइलिंग पॉइंट रेंज जो है वो 20 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, और पेंटेन और हेक्सेन को मोस्टली सॉल्वेंट के तौर पर यूज किया जाता है। लिग्राइन,
लाइट नेफ्था, इसमें कार्बन के कंपाउंड देखें तो आप अल्केन, हेक्सेन और हेप्टेन पाई जाती है। 6 का डबल 12 में 2 ऐड किया 14, 7 का डबल 14 2 ऐड किया 16, यानी हेक्सेन और हेप्टेन। और उसकी बॉइलिंग पॉइंट रेंज देखी जाए तो 62 टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड इसकी बॉइलिंग पॉइंट रेंज है। नेक्स्ट है जी गैसोलीन, पेट्रोल। जब हमने वर्ड पेट्रोलियम पढ़ा था तो शायद कुछ बच्चों के जहन में ये बात आया कि ये वो पेट्रोल है जो हम गाड़ियों में डालते हैं। बेटा वो जो पेट्रोल गाड़ियों में डालते हैं ना हम, वो इसका एक कंपोनेंट है, राइट। उसे आप गैसोलीन या पेट्रोल बोलते हैं। वो पेट्रोलियम की एक फ्रैक्शन है। और इसकी आप देखें जरा, इसकी बॉइलिंग पॉइंट रेंज जो है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड टू 220 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इसमें आप कार्बन के कंपाउंड देख लें तो इसमें कार्बन 4 यानी ब्यूटेन से शुरू होकर कार्बन 13 यानी ट्राइडिकेन तक पाए जाते हैं, कार्बन 4 से कार्बन 13 तक, राइट। और इसमें हेक्सेन, हेप्टेन और ऑक्टेन ये ज्यादा कंसंट्रेशन में पाए जाते हैं, राइट। यानी आप कह सकते हैं कि ब्यूटेन से ट्राइडिकेन तक, कार्बन 13 तक। अल्केन में से इन तीनों को देखें तो 40 टू 50 या इससे भी ज्यादा परसेंटेज में ये पाए जाते हैं, राइट। नेक्स्ट देखें जी, ये है कैरोसिन ऑयल, आप इसे मट्टी का तेल भी बोलते हैं। 175 से 325 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान इनके बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, यानी कम से कम 175 और ज्यादा से ज्यादा 325। और इसमें कार्बन 8 यानी आप कह सकते हैं ऑक्टेन से कार्बन 14 यानी टेट्राडिकेन तक ये वाले हाइड्रोकार्बन्स पाए जाएंगे। और इसको भी फ्यूल के तौर पर यूज किया जाता है, जेट फ्यूल्स के तौर पर यूज किया जाता है इसको। नेक्स्ट है बेटा गैस ऑयल या डीजल ऑयल। डीजल बड़ी गाड़ियों के अंदर डालते हैं, नाम सुना है आपने। इसके बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 275 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा है। और इसमें कार्बन के कंटेंट देखे जाएं तो कार्बन 12 से कार्बन 18 के दरमियान। आप यहाँ एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, कार्बन कम थी तो बॉइलिंग पॉइंट कम थे, कार्बन के कंटेंट बढ़ते जा रहे हैं कंपोजिशन के अंदर तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते जा रहे हैं जी। कार्बन 12 कार्बन 18 तक बॉइलिंग पॉइंट 275 से ज्यादा होंगे। नेक्स्ट है जी बेटा लुब्रिकेटिंग ऑयल, लुब्रिकेशन के लिए यूज होंगे। और इसमें ये विस्कस लिक्विड होते हैं, यानी इनके बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट 400 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे भी ज़्यादा होते हैं, यानी ये जल्दी बॉयल नहीं होते। आपके पास जब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हो ना तो नीचे ही बच जाते हैं विस्कस लिक्विड की फॉर्म में, हम उनको अलग कर लेते हैं। इसमें कार्बन की तादाद 18 से ज़्यादा होगी, मोर देन 18 कार्बन, मतलब आप कहते हो जी ऑक्टाडीकेन, कार्बन 18 अल्केन की उससे ज़्यादा। नेक्स्ट है जी बेटा पैराफिन्स। पैराफिन्स को आप वैक्स प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कैंडल्स या कैंडल टाइप प्रोडक्ट्स। तो चूंकि आप कैंडल को देखते हो वो तो सॉलिड है, उसके हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे। उसका मेल्टिंग पॉइंट ऑलमोस्ट 50 टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसमें कार्बन की तादाद देखी जाए तो कार्बन 23 से कार्बन 29 तक होते हैं। नेक्स्ट बेटा जब आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर लेते हो पेट्रोलियम की, सारे मटेरियल्स को सेपरेट कर लेते हो, तो जो पीछे रेजिड्यू बच जाता है उस रेजिड्यू को आप कहते हैं एस्फाल्ट। इसको आप पेट्रोलियम कोक भी कहते हैं, एस्फाल्ट या क्या कहते हैं आप इसको, पेट्रोलियम कोक। ये मटेरियल सॉलिड फॉर्म में या सेमी सॉलिड फॉर्म में मौजूद होता है, हीट करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा। ये बेटा वही मटेरियल है जिसको आप रोड्स डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं, जिसको पेविंग में, रूफिंग में यूज़ किया जाता है, सॉलिड स्टेट में होता है। और रेजिड्यू मतलब इसमें कार्बन की जो है तादाद ज़्यादा होगी, उसमें एक्चुअली इसमें कार्बन कोक की फॉर्म में भी मौजूद होगा। समझ आ गई बात की? इसी लेक्चर को आप दोबारा देखिए। इसमें से अगर आप एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि सर कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, बेटा इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। इसमें से एक क्वेश्चन वो पूछ सकता है हाउ कोल इज फॉर्म, कोल की फॉर्मेशन हुई कैसे हुई। एक क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, कार्बोनाइजेशन के बारे में पूछ सकता है। इसके अलावा वो आपसे पूछ सकता है व्हाट इज नेचुरल गैस, शॉर्ट क्वेश्चन हो गया।
पेट्रोलियम में से वो आपको क्या करेगा, वो कोई 2 या 3 फ्रैक्शंस पूछ लेगा। मतलब वो कहता है आपसे गैसोलीन एंड केरोसिन ऑयल, इसकी कंपोजिशन बताएं, इसमें कितने कार्बन कंपाउंड पाए जाते हैं और इसकी बॉइलिंग पॉइंट रेंज बताएं। यूज भी आपने देख लेने हैं, बुक में लिखे हुए हैं। समझ आई बात की? ये सेकंड लेक्चर था, इसके बाद इंशाल्लाह हम थर्ड लेक्चर करेंगे।